हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। बच्चों अभी हम क्या है कंटिन्यू अनुसंग के गुणधर्म में चल रहे थे। तो अभी हमारा जो चौथा अनुसंग के गुणधर्म है परासरण दाब, उससे पहले कुछ टॉपिक को आपको क्लियर करना होगा, तभी जाके वो चीज़ आपको समझ में आएगी। तो पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे परासरण और विसरण क्या होता है ना। तो बच्चों परासरण क्या होता है, तो याद रखना जो परासरण प्रक्रिया होती है ना, इसमें जो पदार्थ होता है, पदार्थ के कण हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात कर लें, जैसे हमारे पास पानी में किशमिश रखी हुई है। मान लो ये अपना पानी है, इस पानी के अंदर कुछ किशमिश हमने डाल दी, तो क्या होगा कि पानी जो होता है आपका पानी, ये पानी होता है आपका विलायक, या हम बोल सकते हैं इसकी जो सांद्रता होती है वो कैसी होती है, कम होती है। किसके मुकाबले? अब किशमिश के अंदर का जो द्रव होता है उसकी सांद्रता कैसी होती है, अधिक होती है, मतलब वो अधिक गाढ़ा होता है। तो मैं बात क्या कर रहा हूं, यहां पर जो पदार्थ होगा, पदार्थ के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे, उस क्रिया को हम बोलेंगे परासरण। समझ में आ रहा है? परासरण का मतलब क्या हो रहा है, पदार्थ के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर यदि गति कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे परासरण क्रिया। अब बच्चों इसका जस्ट अपोजिट होता है विसरण। तो विसरण में क्या होगा, इसमें पदार्थ के कण क्या होते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो गैस सिलेंडर होता है, तो गैस सिलेंडर में क्या होता है कि जो गैस होती है पूरी दबी हुई, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा सांद्रित गैस होती है। जब गैस सिलेंडर को हम खोलते हैं तो वो क्या होती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, यानी वायुमंडल में जब आने लगती है तो वायुमंडल का जो सांद्रता वो कैसी है, बहुत कम सांद्र है, जबकि उस गैस सिलेंडर के अंदर जो गैसों की सांद्रता है वो बहुत ज्यादा है। तो बच्चों में यदि इनमें हम अंतर भी कर लेंगे, साथ साथ डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। एक बार डेफिनेशन में आपको बोल देता हूं, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करे उसको हम परासरण बोलेंगे, और वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करे उसको हम विसरण बोलेंगे। तो बच्चों मैं बोल सकता हूं इसमें पहला पॉइंट, इसमें पदार्थ के कण, या हम बोल सकते हैं इनको अणु, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता है ना बच्चों। थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे, मतलब इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ क्या जा रहा है, पदार्थ के कण जा रहे हैं। तो इसमें अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, अधिक सांद्रता। इसमें पदार्थ के कण क्या रहेंगे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे। बच्चों नोट्स में आपको प्रॉपर्ली अवेलेबल करवा दूंगा, बट यहां पे आपको समझना है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट चलूंगा। अब बच्चों और यदि हम बात करें परासरण की, तो बच्चों ध्यान रखना कि जो परासरण होती है ये विलयनों का गुण है। किसका गुण है? विलयन का गुण है। केवल ये प्रोसेस किसमें होती है, विलयनों के अंदर ही होती है। जैसे पानी में रखी हुई किशमिश है तो वहां पर ये प्रोसेस हो सकती है, या हम बोल सकते हैं आपने देखा होगा कि अक्सर एक चीज देखी होगी आपने कि जैसे यहां पर नमक का घोल है, अपन इसको क्या मान लेते हैं, ये नमक का घोल है। किसका घोल है? नमक का घोल या शक्कर का घोल। इसमें यदि मैं अंगूर को रख दूं, क्या रख दूं मैं इसमें, अंगूर, तो अंगूर क्या होगा, पिचक जाएगा। क्या होगा, अंगूर पिचक जाएगा। तो अंगूर क्यों पिचक जाएगा, क्योंकि अंगूर के अंदर का जो द्रव है वो कम सांद्रता से अंगूर के बाहर, यानी कि जो विलयन है, जो नमक का विलयन या शक्कर का जो विलयन है वो अधिक सांद्रता है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने लगता है कौन, अंगूर के अंदर का जो पदार्थ होगा, अंगूर के अंदर जो भी पदार्थ भरा होगा वो बाहर की तरफ आएगा। इसलिए अंगूर क्या होगा, जिससे भी लिक्विड बाहर आएगा तो अंगूर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो ये रीजनेबल क्वेश्चन आएंगे जिसके नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूं, है ना। क्या कारण है कि नमक या शक्कर के घोल में रखा अंगूर पिचक जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक आपको मिल जाएगा कि क्या कारण है पानी में रखी किशमिश फूल जाती है। तो इन दोनों के रीजन क्या है, परासरण क्रिया है ना। परासरण क्रिया होती है जो कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की होती है। इधर हम बात करें विसरण की, तो बच्चों ये गैसों का और द्रवों का है ना। एक तो गैसों का भी गुण है और ये द्रवों का भी गुण है। गैसों का गुण कैसे है, जैसे आपने देखो अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो अगरबत्ती को आपने देखा होगा कि अगरबत्ती में क्या होती है, बहुत ज्यादा सांद्रता होती है। तो वो जब जलती है तो जलते जलते धीरे धीरे क्या होता है, वो अधिक सांद्रता वायुमंडल में धुएं के रूप में मिलने लग जाती है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो जाने लगती है ना। इसके बाद हम बात करें तीसरे पॉइंट की, यदि हम बात करें
तो इसमें जो तीसरा पॉइंट होता है, इसमें हमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली कैसे, तो समझना, अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अंगूर रखा हुआ था, है ना। अब अंगूर के अंदर जो द्रव है, इसके अंदर बहुत बारीक सी झिल्ली होती है, या फिर अपन इसको अंगूर ना मानते, अभी हाल फिलहाल आपको बहुत इजी समझ में आएगा। मान लो किशमिश रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? किशमिश। क्या रखा हुआ है? किशमिश। अब बच्चों किशमिश जो रखा हुआ है, वो किशमिश क्या होता है, यहाँ पर अपना पूरा जल है। अब जल के अणु क्या होंगे, इसकी तरफ जब गति करेंगे तो डायरेक्टली प्रवेश तो नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर जो झिल्ली होती है अर्धपारगम्य, मतलब बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वो किस प्रकार का क्रिया काम करते हैं? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है कि जिसमें से केवल विलायक के कण आ सके। देखो बच्चों, 3 प्रकार की झिल्ली होती है, उस क्वेश्चन को भी अपन यहीं पे कर लेते हैं। एक होती है हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली, कौन सी होती है? एक होती है अर्धपारगम्य, है ना। एक होती है आपकी पारगम्य झिल्ली, है ना, और एक अपारगम्य। तो बच्चों यदि तीनों की हम बात करें तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसमें से केवल विलायक के कण ही गति कर सकते हैं, विलायक के कण ही उस झिल्ली को पार कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं पारगम्य की, पारगम्य का मतलब होता है जिसमें से दोनों प्रकार के कण, यानी विलेय के कण भी और विलायक के कण भी दोनों आर पार निकल सके, उसको बोलते हैं हम पारगम्य झिल्ली। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। इसलिए मैं जिस पॉइंट को बोल रहा हूं उसका क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो के लास्ट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए ध्यान से आपको सुनना है। तीसरी होती है अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब है जिसका पार नहीं होता, यानी कि विलेय और विलायक के कण इस झिल्ली में से पार होकर नहीं जा सकते हैं, उसको हम बोलेंगे अपारगम्य झिल्ली। तो तीनों प्रकार की झिल्ली समझ में आ गई है। अब यहां पर परासरण में इसका क्या रोल होने वाला है, तो बच्चों याद रखना कि यहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है जब विलेय के कण क्या, मतलब इसमें पदार्थ के कण जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएंगे ना, तो उसको जाने के लिए झिल्ली की आवश्यकता होगी, जिसको बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे यहां पर जल किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो जल जो है ये कम सांद्र है और किशमिश के अंदर गाढ़ापन यानी कि ज्यादा सांद्रता है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जा रहे हैं जब कण, तो वहां पर एक झिल्ली का उपयोग हो रहा है, उस झिल्ली के द्वारा उसमें प्रवेश कर पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम अर्धपारगम्य झिल्ली। बच्चों यहां पर किसी भी प्रकार की झिल्ली का उपयोग नहीं होता है, ना तो अर्धपारगम्य, ना अपारगम्य, ना पारगम्य, कोई झिल्ली का उपयोग होता ही नहीं है। जैसे गैस सिलेंडर को हम जब ऑन करते हैं तो डायरेक्टली गैस बाहर निकल जाती है, उसमें कोई झिल्ली का उपयोग नहीं होता है। जब अगरबत्ती को जलाया जाता है तो डायरेक्टली अगरबत्ती धुएं के रूप में वायुमंडल में फैलने लग जाती है, वहां पर भी कोई झिल्ली का उपयोग नहीं होता है। तो आई होप ये आंसर, मतलब ये आपको अंतर यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे, है ना। बायो में भी ये चीजें आपको मिल जाएगी जब आप बायो पढ़े होंगे, या तो ये कक्षा 11वीं या 12वीं के बायो में परासरण और विसरण के बारे में वहां पर डिटेल में आपको मिल जाएगा। बच्चों चौथा जो पॉइंट है, यहाँ पर एक उदाहरण आपको लिख देना है बस। उदाहरण इसमें क्या रख दोगे कि जल में रखी किशमिश का फूलना, इस सिंपल सा उदाहरण इसका हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें लिख सकते हो गैस सिलेंडर से गैस का निकलना, इसका उदाहरण हो जाएगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पर अपना आपने पढ़ लिया होगा परासरण विसरण क्या है ना, रीजनेबल क्वेश्चन भी यहाँ से। तो इस टॉपिक को आपने समझा होगा, तो यहाँ पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया वो सारे के सारे ऐसा कैसे आपको लिखा हुआ मिलने वाला है। तो बच्चों आज के लिए इतना ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम परासरण दाब की। अभी हमने परासरण क्रिया और विसरण क्रिया पढ़ा है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब इसी के द्वारा आप परासरण दाब समझ पाओगे, फिर परासरण दाब से संबंधित हम सवाल भी कर पाएंगे, है ना। तो आज के लिए ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।